हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। कैसे हो आप सब लोग और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की, जिसमें हम राइट नाउ वी आर डूइंग द चैप्टर विच वन चैप्टर वी आर डूइंग द चैप्टर 2, जिसमें हम इसके अब लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं विच इज़ व्हाट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। ओके, इससे पहले हमने पॉलिनेशन पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। इवन मैंने आपको बताया भी कि कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यू कैन सी द नोट्स एज वेल, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा चैप्टर एज इट इज़ हमारे जो टेलीग्राम चैनल जो मैंने सेपरेट ग्रुप बनाया है बच्चों के लिए, जो मेरे साथ नीट 2024 के लिए कंटिन्यूसली टिल द एंड जुड़े रहेंगे, उन लोग वहाँ उस वाले ग्रुप में मैं सेंड करूँगी। अगर आप भी चाहते हैं कि उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें तो डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट अ गूगल फॉर्म लिंक। प्लीज़ फिल दैट गूगल फॉर्म लिंक, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ज्वाइंट है, मतलब आपका अकाउंट होना चाहिए टेलीग्राम पे। देन ओनली आई वुड बी एबल टू ऐड यू इन दैट चैनल। ओके, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। हर संडे को वहाँ एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, जहाँ पे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बायो के लिए आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड येस, वन मोर थिंग, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, द ओनली थिंग्स, ओनली कॉस्ट या फिर मुझे फीस चाहिए, दैट इज़ योर डेडिकेशन, ठीक है, योर कंसिस्टेंसी, राइट। तो चलिए बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक पहुँच गया। अब इसका क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बन गया एंड ऑल दैट। अब इसके बाद क्या हो रहा है, मतलब कि जैसे ही जाइगोट बना, इसके बाद इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है दैट कम्स अंडर योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, तो बात कर लेते हैं। सो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, आई हैव टोल्ड यू डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ये सब चेंजेस हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। द कलेक्टिवली टर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म में, जिसमें क्या हो रहा है आपको अगर याद हो तो वी हैव डन कि ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसमें एक मेल गैमेट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एज यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो, जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये दिस वन इज ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें अल्टीमेटली यू विल गेट अ एंडोस्पर्म इज गेटिंग फॉर्म, ठीक है। सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, नाउ इट प्रिसीज द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब ये याद रखना, ये हमेशा एम्ब्रियो के बनने से पहले ही एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज एम्ब्रियो को बनते ही नरिशमेंट चाहिए, वो न्यूट्रिएंट उसको कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से। सो एम्ब्रियो बाद में बनता है, पहले एंडोस्पर्म बनता है। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, यानी कि अगर इसके प्लॉइडी देखेंगे तो इट इज़ 3N, दैट टोल्ड यू ऑलरेडी, राइट। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटीरियल, किससे फिल्ड होते हैं, रिजर्व फूड मटीरियल से, एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। In most common type of endosperm development, the PEN undergo successive nuclear division to give rise to free nuclei। मतलब कि लगातार डिवाइड करके न्यूक्लियाई तो बना लेते हैं, बट उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हैंड टू हैंड नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है। तो यानी कि एक ही सेल के अंदर क्या सिचुएशन हो जाती है, देयर इज एन नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस ही बनते जा रहे हैं। इसके मतलब सेल वॉल, साइटोप्लाज्म कुछ नहीं बन रहा है। सो टू दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। अब इसके चारों तरफ क्या बनना शुरू हो जाएगी, सबके चारों तरफ एक सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी, हर न्यूक्लियाई के चारों तरफ, मतलब कि साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है एंड सब कुछ। तो लाइक दिस, नाउ दिस इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है, याद रखना। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कैन फ्रेम। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclei endosperm। याद रखना, जो हम कोकोनट वाटर हम पीते हैं वो एक्चुअल में क्या है, फ्री न्यूक्लिया एंडोस्पर्म, यानी कि फ्री न्यूक्लियर स्टेज वाला जो है वो वाला एंडोस्पर्म हम कंज्यूम करते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लिया, एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नेल इज योर सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। फिर उसके पास जैसे अगर हमने उसको काफ़ी लंबा छोड़ दिया, जितना मेच्योर होता जाएगा उतना वो वाटर तो कम होता जाएगा, वाइट कर्नेल बाहर की तरफ वो बढ़ता जाएगा। मतलब कि क्या है, दैट इज़ द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, कि अब ये सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एंडोस्पर्म में ईदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो,
अब बेसिकली तो एंडोस्पर्म किसके लिए है, एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए। कई बार क्या होता है, एम्ब्रियो उसको कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेता है, यानी कि अब उसके अंदर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचा, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, बीन्स, है ना, इन सब में क्या है, कम्प्लीटली ये कंज्यूम हो जाता है। ओके, नाउ बिफोर सीड मैचुरेशन, ठीक है, मतलब कि ऐसा सीड, ऐसा एंडोस्पर्म में जो मतलब कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दी नॉन एंडोस्पर्मिक, या फिर क्या बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस सीड, ठीक है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, ये पहला हो गया। नाउ और इट मे परसिस्ट इन द मेच्योर सीड, और ऐसा हो सकता है कि पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं हुआ और मेच्योर सीड में अभी भी एंडोस्पर्म बचा है, उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी एंडोस्पर्मिक, या फिर इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, ठीक है। ओके, क्लियर है। सो अब इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल तो है नॉन एंडोस्पर्मिक में पी, ग्राउंडनट, बीन्स, आप देखेंगे इसमें बिल्कुल एंडोस्पर्म नहीं होता है, और यहाँ पे कैस्टर एंड कोकोनट, हेयर दे हैव ऑयल रहता है अंदर, जो मटेरियल रहता है दैट इज एक्चुअली एंडोस्पर्म। सो एंड कैन बी यूज अब ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। नाउ जब सीड जर्मिनेशन होगा तब ये यूज़ भी हो सकता है, जो एंडोस्पर्म बचा हुआ है एंडोस्पर्मिक सीड में। Split open some seed of castor, peas, beans, groundnut, fruit of coconut and look for the endosperm in each case. You will find accordingly, ठीक है ना। सो जैसे कि वीट, राइस, मेज, इनमें एंडोस्पर्म होगा या नहीं होगा, चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। अब बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है। एम्ब्रियो किससे बन रहा है, यानी कि सिनगैमी, जिसमें क्या हो रहा है, एक मेल गैमीट जो है इट इज़ फ्यूजिंग विद एग सेल, है ना, क्लियर है, याद है, एग सेल, और इसकी वजह से ये क्या बनाता है, इट मेक जाइगोट, ये जाइगोट ही अल्टीमेटली क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n, यानी डिप्लॉइड नेचर। सो एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, याद रखना ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि कहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है, याद रखना। वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed, as I've told you. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stage of the embryo development are similar in both monocot and dicot. अगर monocot और dicot के सीड को देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, बट शुरू में इन दोनों के एम्ब्रियो सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, विच डिपिक्ट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोइनी इन अ डाइकोटिलीडोनस एम्ब्रियो। एम्ब्रियोइनी मतलब कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो, और यू कैन सी एम्ब्रियोजेनेसिस जब होता है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो आते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। ओके, सो द जाइगोट गिव राइज टू, सबसे पहले बनाता है प्रो एम्ब्रियो, फिर उसके बाद बनाता है ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप, एंड अल्टीमेटली एक मेच्योर एम्ब्रियो बनता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट एम्ब्रियो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, यस, तो देखिए ये बन गया हमारा जाइगोट, फिर बना ये वाला हमारा प्रो एम्ब्रियो, है ना, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, एज यू कैन सी लाइक दिस, एंड उसके बाद ही अल्टीमेटली मेच्योर। ये किसका दिखाया, डाइकोटिलीडोन का दिखाया, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड। ओके, आगे बात करते हैं। Now, a typical dicotyledon embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledon. देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है, एक बीच में से एक एक्सिस जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताया, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलीडोन इज कॉल्ड एपिकोटाइल, विच टर्मिनेट विद द प्ल्यूमूल और स्टेम टिप, ठीक है, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलीडोन इज हाइपोकोटाइल, which terminate at its lower end in the radicle or root tip, and root tip is covered by root cap. ओके, चलिए सबकी बात कर लेते हैं। तो देखिए दिस इज़ अ डाइकॉट एम्ब्रियो, यहाँ पे वो बोल रहा है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडोन। जब पहले सबसे पहले देखिए कि ये जो 2 कॉटिलीडोन है, दीज आर द 2 कॉटिलीडोन, 1 कॉटिलीडोन 2, इनका लेवल ऑफ अटैचमेंट क्या है, दिस वन, है ना। तो वो बोल रहा है पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस वन, ठीक है, दिस इज द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द
अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडोन। तो देखिए आप, ये देखिए ये दोनों का अटैचमेंट है, इसके ऊपर में ये वाला पोर्शन है, राइट, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल, ठीक है, जो किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू मूल में, जो क्या बनाता है, अल्टीमेटली शूट बनाता है। समझ में आया कि भाई जहाँ भी कॉटिलिडोन अटैच है, जैसे कि मान लो ये ले लीजिए कि ये दो कॉटिलिडोन है, ये दोनों यहाँ पे अटैच है, तो इसके ऊपर का पोर्शन क्या है, दिस वन पोर्शन। नाउ दिस पोर्शन इज नोन एज प्लूमल, जहाँ से आगे शूटिंग शुरू होगी। नाउ दूसरा है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडोन के लेवल के अटैचमेंट के नीचे वाला पोर्शन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल विच गिव राइज टू रेडिकल एंड अल्टीमेटली ये क्या बनाता है, दैट इज मेकिंग द रूट, या फिर आप बोल सकते हैं रूट टिप, ठीक है ना, जो बाहर से कवर होता है एक रूट कैप के थ्रू। क्यों कवर होता है, टू प्रोटेक्ट द रूट टिप। क्यों, क्योंकि इसको ग्राउंड में अंदर एंटर करना होता है, तो रूट टिप को अंदर एंटर करती है तो इसमें इंजरी हो सकती है। रूट कैप क्या है, रूट टिप को प्रोटेक्ट करके रखता है। समझ में आया। तो जैसे ये दो कॉटिलिडोन मैंने बनाया, तो ये अबव का पोर्शन जो है दिस इज पोर्शन इज कॉल्ड दी एपिकोटाइल। अब ये है दिस इज दी पोर्शन, ये दोनों है अटैचमेंट, लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडोन। इसके नीचे का ये वाला पोर्शन, नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड दी हाइपोकोटाइल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, दिस पोर्शन इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो सेम ही इज टेलिंग ओवर हियर। सो आई थिंक नाउ यू मस्ट बी क्लियर, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल किसको बोलते हैं। एपिकोटाइल बनाता है प्लूमूल, हाइपोकोटाइल बनाता है रेडिकल और रूट टिप जो रूट कैप से कवर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोनोकॉट के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोनोकॉटिलिडोन। ऐसा मतलब कॉटिलिडोन जिसमें सिर्फ एक ही है, मोनो यानी वन, और डाइकॉटिलिडोन यानी कि इसमें टू कॉटिलिडोन्स हैं, ठीक है। सो पोजेस ओनली वन कॉटिलिडोन एंड मोस्टली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रास फैमिली में। एंड यहाँ पे इस कॉटिलिडोन को क्या नाम बोलते हैं, स्क्यूटेलम। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, इस पर याद रखना, ठीक है। स्क्यूटेलम विच इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब देखिए दिस इज द मोनोकॉट, है ना, जिसमें यहाँ पे आपको दिखा रखा है ये स्क्यूटेलम। इसका लेवल ऑफ अटैचमेंट कहाँ है, हेयर, है ना, ये है अटैचमेंट साइट, यहाँ पे ये अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है। सो अगेन द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव ये वाला पोर्शन, दिस वन पोर्शन, ठीक है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ दिस कॉटिलिडोन, दिस इज कॉल्ड अगेन एपिकोटाइल, ठीक है, जो एक्चुअली शूट बनाएगा, ठीक है। और द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट, दिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, ठीक है, जो क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। ये दो तो चीज़ें समझ में आई भाई। जहाँ भी कॉटिलिडोन अटैच है उसके ऊपर में जो पोर्शन है दिस इज एपिकोटाइल, उसके नीचे में जो पोर्शन है दिस इज हाइपोकोटाइल। तो एक बार इसको रीड करते हैं, फिर उसको मैं आगे और बताती हूँ, ठीक है। तो scutellum which is situated towards one side of the embryonal axis. At its lower end the embryonal axis has radicle and root cap, है ना, portion of embryonal axis below the level of attachment of cotyledon, this is called hypocotyl, जो क्या बना रहा है, रेडिकल बना रहा है, रूट कैप बना रहा है। बट अब इसमें एक और चीज़ होती है, इट इज़ एनक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ। प्लीज़ इसको ऐसे ही वर्ड को याद रखिए, अनडिफरेंशिएटेड शीथ विच इज़ कॉल्ड कोलियोराइजा। अब इसके पर एक और अनडिफरेंशिएटेड शीथ की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। सो हेयर यू विल गेट दिस वन, ठीक है। ये तो देखिए रूट कैप बन गया ना, ये रूट कैप बन गया, ये रूट बन गया। अब इसके ऊपर ये पोर्शन अलग से इसके ऊपर है, अनडिफरेंशिएटेड है, जिसको हमने क्या बोला, कोलियोराइजा, ठीक है। आगे बात करते हैं, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज एपिकोटाइल। अभी भी मैंने बताया, एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रीमोर्डिया एनक्लोज इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। प्लीज़ इसको भी एज इट इज़ लाइन को ध्यान रखिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको ना एज इट इज़ एनसीईआरटी का ये लाइन उठ के आपको आ जाएगा और पूछ लेंगे टेल मी दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ध्यान रखिए कि जो एपिकोटाइल है, मतलब कि जो शूट एपेक्स भी है, वो भी किससे कवर रहता है, इसमें कुछ लीफ प्रीमोर्डिया का मतलब इनिशियली जो थोड़ी सी लीफ जो स्टार्ट हो रही है वो एक हॉलो
फोलियर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर रहती है, एनक्लोज रहती है, एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट अबव द शूट अपेक्स विच इज़ कॉल्ड कोलियोप्टाइल। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो गया आपका शूट अपेक्स, है ना, ये आपका शूट अपेक्स, और इसी के ऊपर में ये वाला जो है पोर्शन, दिस लेट मी टेल यू, ये वाला पोर्शन जो है पूरा दिस पोर्शन, है ना, ये क्या है, फोलियर स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोल दिया, कोलियोप्टाइल, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस वन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। तो यानी कि रेडिकल को कवर करके रखता है कोलियोराइजा और शूट को कवर करके रखता है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लीफ प्रिमोडिया है जो थोड़ी सी स्ट्रक्चर इसमें रहती है, ठीक है, इट इज़ अ फोलियर स्ट्रक्चर, याद रहेगा ना। soak a few seed in water like for wheat, maize, pea, chickpea, groundnut overnight, then split the seed and observe the various type of embryo and the seed, और उसके बेसिस पे यू कैन टेल वेदर सर मोनोकॉट और डाइकॉट। अगर डाइकॉट होंगे तो यानी उसके अंदर 2 कॉटिलीडॉन निकलेंगे, जैसे कि चिकपी को आप भिगोइए रात को, फिर सुबह आप देखेंगे ना उसका बाहर का सीड कोट हट जाएगा, अंदर आपको 2 कॉटिलीडॉन, यानी कि ये डाइकॉट है, ठीक है। अगर आप वीट में देखते हैं, राइस में देखते हैं, तो यहाँ पे कोई 2 सीड नहीं मिलेगा, सिंगल है, यानी कि ये मोनोकॉट है, ठीक है, क्लियर है एम्ब्रियो। चलिए अब बात करते हैं सीड के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट सीड। सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो ओव्यूल होता है इट विल गिव राइज टू सीड, है ना। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है, यानी कि वहाँ पे ही एम्ब्रियो बनेगा। और ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। So in angiosperm, the seed is the final product of seed sexual reproduction. It is often described as a fertilized ovule. याद रखना ये कैसा fertilized ovule को describe करता है। Seeds are formed inside fruit. A seed typically consists of seed coat, है ना। इसमें क्या होता है, seed coat का बना होता है, एक और कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा एम्ब्रियोनल एक्सिस, मतलब एक तरह से एम्ब्रियो प्रेजेंट है ना। सीड कोट ध्यान रखिए, जो सीड कोट होते हैं वो 2 बनते हैं, ओके, आउटर इनर। अगर आपको याद है, एक मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर जिसमें मैंने इंटेग्यूमेंट बताया, बाहर इंटेग्यूमेंट होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर हेयर दिस वन, तो यहाँ पे मैंने बताया था एक होती है आउटर इंटेग्यूमेंट, एक होता है इनर। तो आउटर सीड कोट बनता है आउटर इंटेग्यूमेंट है, जिससे हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, और इसको हम बोलते हैं टेगमेन। ये क्या है, सीड कोट के नाम है, टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा बनता है आउटर इंटेग्यूमेंट से, टेगमेन बनता है इनर इंटेग्यूमेंट से, ठीक है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, इट इज़ नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। ओके, तो क्या क्या होता है इसके अंदर, सीड कोट होता है, कॉटिलीडोन होते हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। द कॉटिलीडोन ऑफ एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड swollen ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम। मेच्योर सीड में बी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, है ना। अब वही वाली बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इसका मतलब इसमें एम्ब्रियो बचा ही नहीं है, सारा एम्ब्रियो सारा एंडोस्पर्म नहीं बचा, जो सारा एम्ब्रियो ने कंज्यूम कर लिया। Now non-albuminous seed have no residual endosperm as it is completely consumed during the embryo development, like for example pea, groundnut. Now albuminous seed retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development, है ना, पूरा यूज़ नहीं हुआ, like wheat, maize, barley, castor, ठीक है। Occasionally in some seed such as, अब याद रहेगा नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिनस, है ना, ये सब याद रहेगा। नाउ एक और वर्ड आ जाता है, इन सम सीड देयर इज अ ब्लैक पेपर एंड बीट, सबसे पहले एग्जाम्पल से बताया है। इसमें क्या होता है, देयर इज अ रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस ऑल्सो परसिस्ट। एक्चुअली न्यूसेलस परसिस्ट नहीं करता है सीड के फॉर्मेशन तक, बट इसमें न्यूसेलस भी परसिस्ट कर रहा है एक थिन पेपर लाइक स्ट्रक्चर में। दिस रेजिडुअल persistent न्यूसेलस इज कॉल्ड द पेरिस्पर्म। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, याद रखना। पेरिस्पर्म क्या है, न्यूसेलस जो है वही अगर रेमिनेंट की फॉर्म में परसिस्टेंट करता है, दैट इट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्लैक पेपर एंड बीट, याद रखना। ब्लैक पेपर के ऊपर अब थिन पेपरी सी लेयर मिलती है ना, दैट इज एक्चुअली पेरिस्पर्म, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वन। नाउ integument of ovule harden as a tough protective seed coat. The micropyle remain as a small pore in the seed coat. अगर आप सीड भी देखेंगे तो उसमें भी एक छोटा सा पोर होता है, दैट इज योर माइक्रोपाइल। क्योंकि हम देखते हैं कि सीड को जब हम भिगोते हैं वो स्वेलन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि उस पोर के थ्रू वाटर एंटर कर रहा है अंदर। सो दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, वहाँ से O2 CH2 का एक्सचेंज होता है, वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन।
As the seed mature, its water content is reduced and seeds become relatively dry, right? 10 to 15% moisture by demand. The general metabolic activity of embryo also slows down. जैसे जैसे मेच्योर होता जाएगा एम्ब्रियो की एक्टिविटी कम होती जाएगी, वाटर का कंटेंट भी कम होता जाएगा. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy. अब एक dormancy stage में चला जाएगा. और if favorable condition are available, यानी कि उसको प्रॉपर मॉइस्चर दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, सुटेबल टेम्परेचर, तो ये जर्मिनेट. तो यानी कि जब तक सीड मतलब उसकी वाइबिलिटी जो भी है अगर वहाँ तक रहेगा तो वो डोमेंट स्टेज में रहता है. जब हम सीड को ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो हमने इसको मॉइस्चर देते हैं, हम उसको पानी देते हैं, हम उसको ऑक्सीजन देते हैं, हम उसको एक न्यूट्रिशन देते हैं, टेम्परेचर देते हैं प्रॉपर, तो वो वापस जर्मिनेट यानी कि वो इनएक्टिव से वापस एक्टिव स्टेज में आ जाएगा, उसकी डोमेंसी ब्रेक हो जाएगी. ठीक है. As ovule mature into seed, the ovary develop into fruit. That is the transformation of ovule into seed and ovary into fruit. है ना. ओवरी फ्रूट बनाती है, ओव्यूल सीड बनाता है. ओके. द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प. याद रखना दो वर्ड, एक तो होता है पेरिस्पर्म, है ना, एक तो पेरिस्पर्म हो गया, एक पेरिकार्प. पेरिकार्प किसको बोलते हैं? फ्रूट की वॉल को. ठीक है. ओवरी की जो वॉल है वो ही फ्रूट की वॉल बनाती है, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं. राइट. The fruit may be fleshy as in guava, orange, mango, और may be dry as in groundnut और mustard. तो याद रखना ये पेरिकार्प जो है ये गुआवा, ऑरेंज, मैंगो इसमें डिवाइड हो जाती है एक्सोकार्प यानी पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, है ना, अलग अलग लेयर में, जिसमें से मीजोकार्प आपकी फ्लैशी लेयर रहती है. अगर मैं आपको यहाँ पे एक मैंगो का डायग्राम बना के दिखाऊँ, ठीक है, यू विल गेट कि मैंगो में ये सेंटर में सीड हुआ, इसके चारों तरफ एक थिन पेपर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ योर एंडोस्पर्म, है ना. तो ये हो गया आपका पेरिकार्प, आउटर वन, दिस इज द एंडोस्पर्म, एंडोकार्प, राइट. और जो ये मिडिल का पूरा हो गया, दिस इज मीजोकार्प. और यही कैसा रहता है? इट इज़ एक्चुअली योर फ्लैशी पार्ट जिसको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना. बट जैसे कि ग्राउंड नट, मस्टर्ड, इसमें ये पेरिकार्प एकदम ड्राई पेपरी होती है, तो इसमें कोई मीजोकार्प कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिर्फ यही प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे एक पेपर सी स्ट्रक्चर होती है विच इज़ ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड में. ठीक है. एग्जाम्पल ध्यान रखने. Now many fruit have evolved mechanism of dispersal of seed. Recall the classification of fruit and the dispersal mechanism that you have studied in earlier class. Is there any relationship between number of ovule in an ovary and the number of seed present in a fruit? है ना. तो भाई obviously जितने ovule है उतने ही seed present होंगे. In most plant, by the time the fruit develop from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. याद रखना दूसरे जो फ्लोरल पार्ट है जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, ये सब डीजनरेट हो जाते हैं. ओके. सिर्फ ओवरी रह जाती है जो फ्रूट में कन्वर्ट होती है. However, in few species such as apple, strawberry, cashew, the thalamus also contribute to fruit formation. अब इसको ही एक्चुअली 3 तरह के फ्रूट्स होते हैं. अगर हम फ्रूट्स की कैटेगरी देखें, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्रूट. वन इज़ द ट्रू फ्रूट. ठीक है. कैसे फ्रूट? ट्रू फ्रूट जो एक्चुअली मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं. दूसरा होता है विच इज़ कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट. एंड थर्ड वन इज़ योर पार्थेनोकार्पिक. ठीक है. अब सुनिए, ट्रू फ्रूट में नॉर्मल ऐसे डिवीजन हो रहा है, दैट इज़ ट्रू, लाइक टोमेटो, है ना. अब फॉल्स फ्रूट क्या होता है इसमें, यानी कि ओवरी के बजाय, है ना, ओवरी को रिप्लेस करके अब क्या आ रहा है, थैलेमस जो है, नाउ दिस इज मेकिंग फ्रूट, है ना. यानी कि अदर देन ओवरी अदर पार्ट्स विच इज़ कन्वर्टिंग इनटू फ्रूट, दैट इज़ कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. फ्रूट तो है बट फॉल्स है, जिसमें आपके एग्जाम्पल आ जाता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू. भाई ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्वेश्चन इन पे बनेगा, याद रखिए. एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी, ये 3 ऐसे फ्रूट है जिसमें थैलेमस से फ्रूट बन रहा है, एंड दीज फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. Most fruit however develop from the ovary and this is called true fruit. Although in most of the species, यहाँ पे अब टोमेटो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है ना, ओवरी से फ्रूट बन रहा है, हेयर ओवरी से फ्रूट बन रहा है. ठीक है. नाउ फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एज वी नो. There are a few species in which fruit develop without fertilization. याद रखना जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं. तो क्या है?
विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि ओवरी इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू फ्रूट, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। ओके, सो बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। सीडलेस तो होंगे ही ना, क्योंकि ओव्यूल जो है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जब तक ओव्यूल का मतलब ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बनाना इज द वेरी 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 फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। सो हेयर यू कैन हैव बनाना। क्लियर है, ठीक है। ओके, तो दिस इज पार्थेनोकार्पिक वन। ओके, ये थोड़ा सा चलिए गो थ्रू कर लेते हैं डायग्राम को। तो यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम्स दिए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स। सो हेयर सीड्स इज गिवन लाइक चिकपी का या फिर बीन लगा लीजिए, बीन का डायग्राम दिया है, 2 कॉटिलीडोन है तो ये ब्राइकॉट है। फिर यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिया है कैस्टर का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर लेना इसको भी। यहाँ बात करते हैं इसके बारे में। दिस इज द मेज ग्रेन, ठीक है ना। इसके चारों तरफ एक पेरिकार्प होती है जिसमें एक्चुअली हस्क भी मिला होता है, ठीक है, पेरिकार्प होती है। उसके बाद ये वाली जो लेयर दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड दी एल्यूरोन लेयर, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, ये 3N होती है क्योंकि ये किसको एनसर्कल करके रख रही है, एंडोस्पर्म को, एंड वी नो एंडोस्पर्म इज 3N, तो इसको भी मान के चलिए एल्यूरोन लेयर भी 3N होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे दिस इज स्कूटेलम, दिस होल पोर्शन इज स्कूटेलम, जिसकी एक जगह है प्लूमूल, यानी कि एक तरह से क्या है एपिकोटाइल, ठीक है, और दूसरी जगह क्या है हाइपोकोटाइल। ओके, और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर है, एपिकोटाइल के ऊपर कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा। दिस वन स्ट्रक्चर, दिस वन, है ना। क्लियर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। इसको थोड़ा सा समझ के कर लेना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉल्स फ्रूट में देखो आपको जैसे बताया था, ये एप्पल का डायग्राम, जहाँ पे देखिए दिस इज थैलेमस। ओके, थैलेमस ये जो एक्चुअल में हम कंज्यूम कर रहे हैं ये एप्पल में। और अगर आप सीड की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो अंदर आपको एप्पल में कट करने पे मिलते हैं, दीज आर द सीड्स। फिर ये सीड्स के ऊपर एक वाइट पेपरी सी लेयर होती है जिसको हम एंडोकार्प बोल देते हैं ना। उसके बाद ये मीजोकार्प, दिस वन एरिया, और बाकी ये पूरा एरिया आपका क्या है, दिस इज़ योर थैलेमस, जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो यहाँ पे भी दिस होल इज थैलेमस विच वी आर कंज्यूमिंग, बट इसके बाहर में पूरे में एक्ने 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 ऐसे ऐसे ना छोटे 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 डॉट 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 बने रहते हैं, एक्चुअली वो सीड ही होते हैं, तो उन्हें एक्ने बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये मैं फ्रूट की बात कर ली। नाउ seed after several advantage to angiosperm. Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. Also, seed have better adaptive strategy for dispersal to new habitat and help these species to colonize in other area. As they have sufficient food reserve, young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis, ठीक है ना, उनको नरिशमेंट मिलता है जिसकी वजह से वो जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं स्टार्ट कर लेते ऑन देयर ओन। The hard seed coat provide protection to the young embryo. Being product of sexual reproduction, they generate new genetic recombination leading to the variation, ठीक है, सिंपल सी लाइन है। Now, seed is the basis of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seed are crucial for storage of seed which can be used as a seed throughout the year or also to raise crop in next session. Can you imagine agriculture in the absence of seed or in the presence of seed which germinate straight away soon after formation cannot be stored, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स, दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। अब किसी किसी में बहुत शॉर्ट पीरियड होता है और किसी में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड होता है। इन फ्यू स्पीशीज द सीड लूज वाइबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ, है ना, थोड़े से महीनों की ही वाइबिलिटी होती है। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लाइव फॉर सेवरल ईयर, कुछ किस्में बहुत साल होती है। एंड सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 of years, कुछ 100 of years तक रहते हैं। देर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड यट वाइबल सीड। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपिन, है ना, अब याद रखने हैं ये आपको एग्जाम्पल। ल्यूपिन जिसको हम ल्यूपिनस आर्क्टिकस बोलते हैं, जो कहाँ से मिला हमें, आर्कटिक टुंड्रा से मिला, आर्क्टिकस से आर्कटिक टुंड्रा। ये सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी।
कब तक रहा? 10,000 साल तक इसकी डॉर्मेंसी यानी कि इसकी वायबिलिटी 10,000 ईयर रही है। कौन सा है? ल्यूपाइन, जिसमें ल्यूपिनस आर्कटिक इसका साइंटिफिक नेम है, जो कहाँ? आर्कटिक टुंड्रा में हमें मिलता है। दूसरा एक और है रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 साल पुराना वायबल सीरीज ऑफ डेट पाम। किसका? डेट पाम, जिसको हम बोलते हैं फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। इट ऑल्सो डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग्स हेरोड पैलेस नियर द डेड सी, है ना। तो फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा इसकी 2000 साल है एंड ल्यूपाइन की 10,000 साल है। ये वाइबिलिटी है, किसी किसी सीड में बहुत छोटी होती है, विद इन 30 मिनट्स उसको ग्रो करना होता है, और किसी किसी में ये बहुत लंबी होती है। So after completing a brief account of sexual reproduction of flowering plant, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the following question. ठीक है, ओके, क्लियर है, ठीक है। सो हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक? ओके, चलिए लीव इट, ये सब आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एपोमिक्सिस क्या होता है? देखिए, अब हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन की वजह से ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है, बट कुछ ऐसा मैकेनिज्म जिसमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े और डायरेक्ट ही एक सीड बन रहा है, इसमें सीड बन रहा है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। अब हम कह रहे हैं कि ऐसी मैकेनिज्म जिसमें डायरेक्ट सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन करना नहीं पड़ रहा, ओके। So a few flowering plants such as of asterias and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization which is called apomixis, है ना, जो क्या कर रहा है? मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, जिसमें सीड का फॉर्मेशन तो हो रहा है बट कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। जैसे कि हमने एक अभी पढ़ी थी पार्थेनोकार्पिक विदाउट, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, एक मिनट। पार्थेनोकार्पिक याद रखना, यानी कि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद रखना, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड हमने पढ़ा, दैट इज दी पार्थेनोजेनी और पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। और थर्ड आ गया हमारा, दैट इज एपोमिक्सिस, यानी कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके, क्लियर है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके, क्लियर है ना। ये तीनों में डिफरेंस क्लियर है? कोई भी डाउट है तो मुझे आप एक बार बता दीजिए, ठीक है, ओके। So what is fruit production without fertilization called? Parthenocarpic. Thus apomixis is a form of asexual reproduction that mimic the sexual reproduction. ये as it is line आप ध्यान रखिए, जो asexual reproduction ही है but mimic करता है एक sexual reproduction की जैसा, ठीक है। So there are several ways of development of apomictic seed. In some species the diploid egg cell is formed विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि जो एग सेल है वो डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो रही है? एक सीड में कन्वर्ट हो रही है, ओके, और उसमें कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, यानी कि ये डिप्लॉइड है, जबकि एग सेल तो हेप्लॉइड होती है, बट हेयर इट इज़ डिप्लॉइड बिकॉज इसका जो रिडक्शन डिवीजन है वो सही तरह से नहीं हुआ और एग सेल में ही दोनों सारे क्रोमोसोम्स चले गए, तो अब ये 2n ही है और वो डायरेक्ट एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। Now more often as in many citrus and mango, example ध्यान रखना है, like citrus and mango variety, some of the nucellar cell surrounding the embryo sac start dividing, protruding into the embryo sac and develop into embryo। याद रखिए, nucellar cell जो है वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, nucellus में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एम्ब्रियो में, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके। तो दिस इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो, है ना। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज रेफर टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो दो टर्म आ गए, एक तो हो जाएगा एपोमिक्सिस जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना सीड बन रहे हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है सिट्रस, मैंगो, ओके। अब आप देखिए, एक तो नॉर्मली सीड बनता है एम्ब्रियो सैक में, और दूसरे जो पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे न्यूसेलस है, वो भी एम्ब्रियो बनाना है, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनना, मोर देन वन एम्ब्रियो एक सीड के अंदर बनना, दिस इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। दो वर्ड याद रखना,
So take out some seed of orange, squeeze them, observe the many embryos of different size and shape from each seed. Count the number of embryos in each seed. What would be the genetic nature of apomictic embryo? Can they called be clones? Yes, clones तो बोल सकते हैं, है ना. Now hybrid varieties, अब ये तो क्लियर है, ठीक है. अब एक प्रॉब्लम है फार्मर के लिए कि जो हाइब्रिड वैरायटी की, मतलब दो डिफरेंट प्लांट है, उन दोनों को मिक्स करके एक वैरायटी पैदा की हाइब्रिड, जिसमें ज़्यादा बेटर क्वालिटीज़ है. अब इस हाइब्रिड का प्लांट को फार्मर ने ग्रो कर दिया, है ना. फार्मर ने ग्रो किया हाइब्रिड वैरायटी को, उससे प्लांट बन गया, है ना. प्लांट ग्रो हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये प्लांट जब सीड बनाता है, ओके, और इस सीड को जब हम ग्रो करते हैं तो इसमें हाइब्रिड वैरायटी नहीं आती है ना, ठीक है. इसमें हाइब्रिड वैरायटी नहीं होती है और इसके सारे जो भी हाइब्रिड कैरेक्टर वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. यानी कि अब किसान को, फार्मर को हर बार एक हाइब्रिड सीड को परचेस करना पड़ेगा अगर उसको दोबारा वही सेम हाइब्रिड वैरायटी ग्रो करानी, क्योंकि उस प्लांट से जो सीड मिल रहे हैं हाइब्रिड सीड वो वाला काम नहीं कर रहे हैं. तो यानी कि फार्मर की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, उसको हर साल ख़रीदना पड़ता है. अब ऐसा कुछ हो जिसके थ्रू ये एपोमिक्टिक सीड बन गए, तो फिर इसमें क्या होगा, मतलब कि हाइब्रिड जो वैरायटी है इससे हमने क्या बना लिया, एक एपोमिक्टिक सीड बना लिया, है ना. अब ये एपोमिक्टिक सीड बनने के बाद इसमें कैरेक्टर नहीं सेपरेट होते, तो इसको हम ग्रो करा सकते हैं और ये ईजिली एक प्लांट को जनरेट कर सकता है, ठीक है ना. तो मैं इसको रीड कर देती हूँ. Hybrid variety of several of our food vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid has tremendously increased productivity. One of the major problems of hybrid is that hybrid seed have to be produced every year. If the seed collected from the hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid character. है ना, वो बोल रहा है कि अगर उससे जो सीड मिला उसको ग्रो कराया तो हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं हो पाते. Production of hybrid seed is costly and hence the cost of hybrid seed become too expensive for the farmer. If these hybrids are made into apomictic, there is no segregation of character in the hybrid progeny, then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crop year after year and does not have to buy hybrid seed every year. अब उसको बार बार हाइब्रिड सीड खरीदना नहीं पड़ेगा, एक बार उसको एपोमिक्टिक सीड मिल गया, उससे वो प्लांट हर साल उससे सीड ले सकता है. बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लेबोरेटरी अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू अंडरस्टैंड एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वैरायटी. अब इस पर ज़्यादा रिसर्च चालू है, ठीक है. बट ये एक प्लस पॉइंट हो गया फार्मर के लिए, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो कट हो जाएगी, ठीक है. तो क्या बात की, एपोमिक्सिस क्या होता है. एपोमिक्टिक सीड के एग्जांपल सिट्रस मैंगो, वही पॉलीएम्ब्रियोनी के भी एग्जांपल, जहाँ पे न्यूसेलस से भी एम्ब्रियो बन रहा है, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनना, दिस इज़ कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है ना. क्लियर है. कोई डाउट है इस चैप्टर में तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताना. ओके, सो दिस इज़ डन. ओके, दिस इज़ डन. क्लियर ऑफ योर चैप्टर 2. ओके, ये पूरा चैप्टर मैं सेंड कर दूंगी एज इट इज़ टेलीग्राम चैनल पे, एंड उसी के साथ ही आई विल शेयर द DPP. प्लीज़ सॉल्व दैट DPP. एंड इस संडे तो हम दूसरा टेस्ट पेपर लेंगे, फिर उसके बाद इसका भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे. दैट आई विल पोस्ट इन ग्रुप, जो भी जैसे भी होगा उसका शेड्यूल मैं आपको शेयर कर दूंगी. ओके, टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच बच्चों. बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी. बाय ऑल ऑफ यू. थैंक यू.